हरि ओम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। आचार्य द्वितीय खंडस्य व्याकरण विषये द्वितीय प्रश्नपत्रे लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्री प्रत्यय प्रकरणे उगितश्चैति सूत्र विषये अद्य चर्चा करिष्यते। तत्र उगितश्च इति सूत्रं वर्तते। तस्य सिद्धान्तकौमुद्याम् उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वविवक्षायां मीप् स्यात् इति वृत्तिर्लिखिता भट्टोजिदीक्षितेन। यतो हि लघुशब्देन्दुशेखरः सिद्धान्तकौमुद्याः टीकारूपः ग्रन्थः एव वर्तते, टीकाभूतः ग्रन्थः वर्तते। अतः अस्यापि ग्रन्थस्य मूलाधारस्तु सिद्धान्तकौमुदी एव। अतः सिद्धान्तकौमुद्यां यल्लिखितं तदेव अत्र किमपि अथवा तस्य केचन अंशाः प्रतीकरूपेण विलिख्य अग्रे नागेशभट्टेन स्वकीयाः विचाराः तत्र विषये प्रस्तुताः ग्रन्थरूपेण। अत्र उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् इति वृत्तौ लिखितम्। ङी प्रत्ययः स्त्रीत्वविवक्षायां कस्मात् भवति इत्युक्ते ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यतः प्रातिपदिकात् इति पञ्चम्यन्तं पदम् अत्र अधिकारलभ्यं वर्तते। तस्मात् प्रातिपदिकात् ङीप् स्यात्। प्रातिपदिकस्य वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये। कस्मात् प्रातिपदिकात् तदानीम् उच्यते उगितः। उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् अस्य अर्थस्य उपलब्धिर्कथं भवति इति प्रश्ने अत्र चर्च्यते। उगित इति शब्दे विचारः कार्यः पूर्वम्। उक् इति प्रत्याहारः। उ रि लृ इत्येते त्रयो वर्णाः अत्र समायान्ति। तत्र एतेषु वर्णेषु यस्य कस्यचिदपि इत्संज्ञा यस्य शब्दस्य भवति अथवा यस्मिन् शब्दे एतेषु वर्णेषु उकारस्य ऋकारस्य लृकारस्य वा इत्संज्ञा भवति चेत् सः उगित् उच्यते। स उगित् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति अथवा प्रातिपदिकमपि उगित् भवितुम् अर्हति इति अग्रे कथयिष्यते। उगित् इति उक् इति प्रत्याहारः। प्रत्याहारः इत्युक्ते वर्णाः। अतः उगित् इति विशेषणात्वा उगित् इति प्रातिपदिकात् इति अधिकारलभ्यस्य पदस्य विशेषणं भवति। विशेषणत्वात् तदन्तलाभो भवति येन विधिस्तदन्तस्य। अतः उगित् इत्यनेन उगिदन्त इत्यस्य लाभो भवति। अतः उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् उगिदन्त इति प्रातिपदिकस्य विशेषणं भवति। अतः उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् अस्य प्रातिपदिकस्य यद्वाच्यं स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये तादृशात् प्रातिपदिकात् ङी प्रत्ययो भवति इत्येवम् अर्थः फलितः। उगित इति पञ्चम्यन्तं पदं तद् विशेषणं भवति इति ज्ञातम्। इदानीं प्रश्नः भवति यत् उगित् इति
यदस्ति तत्र तदंत विधि भवद्भिः कृतः। एका परिभाषा वर्तते समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेः प्रतिषेधो वाच्यः। समास प्रत्यय विधौ एषः विधिः प्रत्यय विधि वर्तते। ङी प्रत्ययो अत्र विधीयते, अतः अस्मिन् प्रत्यय विधौ तदन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः, अर्थात तदंत विधिर न भवेत् इति प्रश्नः। कथम अत्र भवता तदंत विधिर विधीयते, तदंत विधि क्रियते, अयं प्रश्नः। अतः उच्यते न च समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति निषेधः स्यात्, तदंत विधे निषेधः स्यात् इति वाच्यम् का न वाच्यम्। कथम न वाच्यम्? उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम् इति निषेधात्। तत्र समास प्रत्यय विधौ तदंत विधे प्रतिषेधो वाच्यः वक्तव्यः इत्यत्र उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम् इति निषिद्धम्। अर्थात यत्र उगिद ग्रहणं कृतं वर्तते अथवा यत्र वर्ण ग्रहणं कृतं वर्तते, वर्ण इत्युक्ते कस्यापि वर्ण विशेषस्य ग्रहणं कृतं चेत् तादृशे विधौ अपि तदंत विधेः प्रतिषेधो न भवति। यतोहि एतत् वर्जम् इत्युक्तम्, अर्थात उगित वर्ण ग्रहण वर्जम् इत्येषः अर्थः। यत्र उगित इत्यस्य ग्रहणं कृतं वर्तते अथवा वर्ण विशेषस्य ग्रहणं कृतं वर्तते चेत् तादृशे विधौ तदंत विधे निषेधो न भवति, तत्र तदंत विधिर् भवति। अत्रापि उगितश्च इति सूत्रेण यो ङीप् विधीयते तत्र ङीप् विधौ उगित ग्रहण कृतत्वात् अथवा उगित ग्रहणस्य करणात् अत्र समास प्रत्यय विधौ तदंत विधे प्रतिषेधो वक्तव्य इति निषेधं न करोति, अतः तदंत विधिर् भवति। यहाँ एक बात बताना चाहता हूं हिंदी में। यहाँ उगित प्रातिपदिक से अर्थात उगिदंत प्रातिपदिक से उगित जो लिखा ये यहाँ पर तदंत का ग्रहण होगा, क्योंकि उगित ये प्रातिपदिक का विशेषण है और विशेषण से होने वाली विधि येन विधि तदंतस्य तदंत का ग्रहण करवाती है। इसलिए यहाँ उगित के द्वारा उगिदंत का ग्रहण होगा। तो उगिदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा में स्त्रीत्व द्योत्य रहने की स्थिति में नी प्रत्यय का विधान होता है, ये कहा। अब किसी ने कहा कि अजी ये तदंत विधि यहाँ आप करते हो, लेकिन तदंत विधि का निषेधक एक नियम बैठा हुआ है। समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेः प्रतिषेधो वक्तव्यः। समास विधि, कोई समास करना हो या प्रत्यय विधि हो अर्थात प्रत्यय रूपी विधि हो अर्थात प्रत्यय करना हो, तो ऐसी समास विधि और प्रत्यय विधि में तदंत विधि का निषेध होता है, तदंत का ग्रहण नहीं होता है। यहाँ आप ङीप प्रत्यय कर रहे हो, ये ङीप प्रत्यय विधि है। उगितस्य सूत्र से किया जाने वाला ङीप प्रत्यय विधि है और प्रत्यय विधि में तदंत का निषेध होता है। तो यहाँ आप तदंत का ग्रहण कैसे करवा लोगे जी, ये कहा। तब उत्तर दिया कि ऐसी शंका मत करना, क्यों कि तदंत विधि समास विधि और प्रत्यय विधि में तदंत का निषेध होता है, ये बात ठीक है, लेकिन वो निषेध केवल उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, ये लिखा है। उगित का जहां पर ग्रहण किया है उसको छोड़ करके और जहां वर्ण विशेष का ग्रहण किया गया हो उसको छोड़कर, अर्थात जहां कहीं भी उगित का ग्रहण किया है या वर्ण विशेष का ग्रहण किया गया है, ऐसी विधियों को छोड़कर बाकी
किन्हीं विधियों में या बाकी समास विधि और प्रत्यय विधि में तदंत का निषेध होता है। ये विधि कैसी है? यहाँ उगित लिखा है तो उगित का ग्रहण किया गया है, इसलिए यहां पर ये निषेध नहीं होगा तो तदंत का लाभ हो जाएगा, ये बात कही। अब यहां एक बात और है, उगित ही द्विविधम भवति प्रातिपदिकम प्रत्ययश्च। उगित दो है, यहां उगित केवल प्रत्यय ही नहीं है और न केवल प्रातिपदिक है। उगित दो प्रकार का मिलता है। प्रातिपदिक भी उगित हो सकता है जिसमें उक की इत संज्ञा, उक माने उ री या ली, इन वर्णों की इत संज्ञा हो, जिसमें ऐसा कोई प्रातिपदिक भी उगित होता है और कोई प्रत्यय भी उगित होता है जिसमें ऊ की, री की या ली की इत संज्ञा हो। ऐसा प्रत्यय भी उगित है। इसलिए उगित दो तरह का है, प्रत्यय रूप और प्रातिपदिक रूप। अब यहां सर्वादिगण में एक भवतु, ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक लिखा गया है, जिसकी व्युत्पत्ति नहीं है इस रूप में। ये साधु प्रातिपदिक है भवतु, उसमें ऊ की संज्ञा होके भवत रहता है, तो ये भवतु प्रातिपदिक है। अब इस भवतु प्रातिपदिक का भवत शेष जो रहता है, इसको स्त्रीत्व विवक्षा में नी प्रत्यय करके भवती ऐसा रूप बनाते हैं, जिसका पुल्लिंग में भवान रूप बनता है, स्त्रीलिंग में भवती बनता है। यहां प्रश्न ये उठता है कि अजी भवतु का जो भवत बचा, ये तो खुद उगित है, भवतु के उगित संज्ञा हुई है, तो ये उगित है, ये उगिदंत कैसे है? ये उगिदंत है ही नहीं, और आप उगिदंत प्रातिपदिक से नीप करते हो, तो ये तो उगिदंत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहां ये प्रश्न किया कि अजी ननु भवत शब्द से अव्युत्पन्नत्वे अर्थात अव्युत्पन्न प्रातिपदिकत्वे तस्य व्यपदेशीवत भाव अप्रातिपदिके निषेधात। हाँ, इसके पहले ये किया कि इसको आप उगिदंत कैसे मानते हैं, उस शंका आगे है। उसके पहले ये बात बता दें कि अजी यहां इसको उगिदंत कैसे माना आपने, ये कैसे उगिदंत बना? ये तो उगित है, उगिदंत नहीं है। तब कहा यहां व्यपदेशीवद भाव से उगिदंत मानेंगे। व्यपदेशीवद भाव, व्यपदेशीवद एकस्मिन इत्युक्ते असहाये एकाकिनी अपि विशिष्ट अपदेश है। विशिष्ट अपदेश इत्युक्ते आरोप है, अर्थात अमुख्य मुख्यारोप है। अमुख्य में भी मुख्य का आरोप करना, अर्थात जो जैसा नहीं है उसको वैसा आरोपित कर देना। ये भवत, ये जो प्रातिपदिक अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, यद्यपि ये उगिदंत नहीं है, लेकिन इसको उगिदंत का आरोप कर लेते हैं व्यपदेशीवद भाव से, अर्थात इसको उगिदंत मान लिया जाएगा। जैसे राम प्लस भ्याम, यहां पर राम इस प्रातिपदिक को सुपीचे सूत्र से आपको दीर्घ करना है, वो करता है अदंत अंग को, यदि सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ करता है। ये अदंत अंग है नहीं, अंग संज्ञा तो पूरे राम प्लस व्याम की है, तो आप राम को अदंत अंग कैसे मानोगे? तो वहां व्यपदेशीवद भाव करते हैं, अर्थात एक हिस्सा, एक हिस्से को भी आप मुख्य मान लेते हैं। राम प्लस व्याम, इस स्थिति में राम को भी आपने अदंत मान लिया, अंग मान लिया, और अदंत ये है, ये राम प्लस व्याम ये पूरा अंग है, अंग संज्ञक है, लेकिन उसका एक हिस्सा राम भी जैसे अदंत मान ले, ये अंग मान लिया जाता है, वैसे ही यहां पर भवत ये यद्यपि उगित नहीं, ये खुद उगित है, लेकिन उसमें विशेष आरोप कर लिया जाएगा। विशेष आरोप के आधार पर इसको उगिदंत मान लिया जाएगा, तो उगिदंत मान करके उसे आप नीप प्रत्यय करते हैं। तो ये उगिदंत प्रातिपदिक हुआ भवत।
और यदि इसी को आप भातेर डवतु, इस उनादि सूत्र के द्वारा भा धातु से डवतु प्रत्यय करके भवतु ऐसा व्युत्पन्न कर लेते हैं, व्युत्पत्ति कर लेते हैं, तो ये डवतु प्रत्यय उगित होने के कारण से ये डवतु प्रत्यांत शब्द हुआ, उगित प्रत्यांत हुआ। तो उगित प्रत्यांत का उदाहरण मान लेंगे। यदि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मान करके इससे आप भवती रूप बनाते हैं, तब तो इसको उगिदंत प्रातिपदिक का उदाहरण मानेंगे। और यदि डवतु प्रत्यय करके भवतु ऐसा जो बनाया, ये पक्ष यदि स्वीकार करते हैं तो ये उगिदंत प्रत्यांत हुआ, अर्थात उगित प्रत्यांत। उगित प्रत्यय है अंत में जिसके, ऐसा उगिदंत ये मान करके इसे आप नीप का विधान करेंगे। अब किसी ने कहा कि अजी एक प्रश्न है, ननु भवत शब्दस्य अव्युत्पन्नत्वे अर्थात अव्युत्पन्न प्रातिपदिकत्वे तस्य व्यपदेशिवद भाव अप्रातिपदिकेन इति निषेधात् कथम व्यपदेशिवत्वम इति चेन न। अर्थात किसी ने कहा कि ये भवत शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, आप ऐसा कहते हैं, तो ये प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक हो गया तो इसमें आप व्यपदेशिवद भाव कैसे करोगे? क्योंकि एक परिभाषा बैठी हुई है, व्यपदेशिवद भाव अप्रातिपदिकेन, अर्थात व्यपदेशिवद भाव प्रातिपदिक से नहीं होता है, अप्रातिपदिक से होता है। ये तो प्रातिपदिक है, इसे व्यपदेशिवद भाव कैसे करोगे? ये कहा। तब उत्तर दिया कि न इति न, ऐसा प्रश्न न करें, नहीं करें। क्यों? का व्यपदेशिवद भाव अप्रातिपदिकेन इति निषेधस्तु तत्त सूत्रोपात्त तत्त प्रातिपदिक स्वरूप ग्रहण विषय एवं प्रवर्तते इति स्वीकारात्। अर्थात ये ग्रहणवता व्यपदेशिवद भाव प्रातिपदिकेन, ये जो निषेध है वो यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ तो उगितश्चय में किसी प्रातिपदिक विशेष का उल्लेख किया ही नहीं है। ये वहां लागू होता है जहां प्रातिपदिक विशेष का उल्लेख करके कोई कार्य करवाया जा रहा हो। जिस जिस सूत्र में उस जिस जिस प्रातिपदिक विशेष का उल्लेख करवाया गया हो या उल्लेख किया गया हो, वहीं पर ये व्यपदेशिवद भाव प्रातिपदिकेन परिभाषा लगती है। यहाँ चूंकि उगितस्य सूत्र में किसी प्रातिपदिक विशेष का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए ये परिभाषा यहाँ पर रोकने के लिए, निषेध करवाने के लिए नहीं आएगी। चलिए अब एक प्रश्न और। कहा अच्छा जी, जब आपने ये कर दिया उगितस्य सूत्र से उगिदंत प्रातिपदिक से ये नीप करते हैं, तो एक निर्यवमति ऐसा रूप बनाते हैं। यव शब्द से मतु प्रत्यय करते हैं तो यवमान बनता है। यवमत ये उगित प्रत्यांत शब्द हुआ, उगित प्रत्यांत। और उसके निर्यवमत के पहले निर ऐसा गतिसंज्ञक ये आप लगा देते हैं, या ये निपात लगा देते हैं, अव्यय प्रतिरूप, ये उपसर्ग प्रतिरूपक, ये जब आप निपात लगा देते हैं तो निर्यवमति ऐसा रूप बना रहे हैं, ऐसा रूप मिलता है। शंका करने वाला कहता है कि यदि प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सवितस् तदादेश तदंतस्य ग्रहणम, जहां कहीं भी प्रत्यय का उल्लेख करते हो वहां तदादि तदंत का ग्रहण होता है। अर्थात जिससे वो प्रत्यय किया गया, यस्मात् सवितस् तदादेश तदंतस्य ग्रहणम, प्रत्यय जिससे किया है, जिस प्रकृति से किया है, तदादि तदंत का ग्रहण प्रत्यय से हुआ करता है। तो आप उगित मतु को उगित प्रत्यय मानते हो, उस के द्वारा किसका ग्रहण होगा? ये प्रत्यय जिस प्रकृति से किया गया, वो प्रकृति है आदि में जिसके, ऐसा प्रकृति प्रत्यय समुदाय ही यहाँ पर गृहीत होगा। तो यवमत का ही ग्रहण होना चाहिए। यवमत ही उगित प्रत्यांत हुआ, निर्यवमत नहीं हुआ। निर्यवमत से कैसे करोगे आप ये कहा। तो कहा, प्रश्न किया किसी ने, ननु प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सवितस् तदादेश तदंतस्य ग्रहणम इत्यनया परिभाषया निर्यवमति इत्यत्र कथम ङीप भवति। ये ङीप कैसे करोगे? क्यों कि यवादेव मतुपो विधानात्, यव शब्द से ही मतुप का विधान किया गया है, न निर्यवादिति, निर्यव से नहीं किया गया है। ऐसा प्रश्न किया तो कहा नहीं, ये परिभाषा यहां लगेगी नहीं, ये परिभाषा का प्रवृत्ति क्षेत्र नहीं है। का क्यों? कहा ये उगित जो है, उस उगित से उगिदंत प्रातिपदिक का भी ग्रहण होता है और
उगित प्रत्यांत का भी ग्रहण होता है। तो ये प्रत्यय और प्रकृति, या ये समझिए प्रत्यय और अप्रत्यय दोनों का ग्रहण करवाता है। ये प्रत्यय साधारण का ग्रहण करवा रहा है। उगित के द्वारा उगित प्रकृति अर्थात उगित प्रातिपदिक अथवा उगित प्रत्यांत दोनों का ग्रहण होता है। और ये परिभाषा जो है वो आपके केवल लगती है प्रत्यय मात्र का जहां ग्रहण होता है वहां, यहां प्रत्यय मात्र का ग्रहण नहीं है। इसी बात को ये कह रहे हैं भवतु उगित उगित प्रातिपदिक श्यापि सत्वात्। ये भवतु ऐसा प्रातिपदिक है, ये प्रातिपदिक भी मिलता है। उगित्वेन प्रत्यय मात्र ग्रहणा भावेन, इस उगित के द्वारा मात्र प्रत्यय का ही ग्रहण नहीं हो रहा है बल्कि प्रकृति का भी ग्रहण हो ही रहा है। तो मात्र प्रत्यय का ग्रहण न होने के कारण से प्रत्यय ग्रहण परिभाषा यहां पर नहीं लगेगी। प्रत्यय ग्रहण परिभाषाया अप्रवृत्ते है। सातु परिभाषा तत्रैव प्रवर्तते यत्र प्रत्यय मात्र से ग्रहणम भवेत्। जहां प्रत्यय मात्र का ग्रहण होता है वहीं ये परिभाषा लगती है। उगित्वस्यतु प्रत्यय साधारणत्वेन नैषा प्रवर्तते इति भाव है। अर्थात ये उगित्व जो है वो प्रत्यय साधारण है, प्रत्यय में भी उगित्व रहता है और अप्रत्यय अर्थात प्रकृति में भी उगित्व देख रहे हो। तो दोनों ही प्रकार का प्रत्यय साधारण उगित्व इस उगितश्च सूत्र के द्वारा गृहीत होने के कारण से ये परिभाषा नहीं लगती। ये परिभाषा केवल वहीं लगती है जहां केवल और केवल प्रत्यय का ग्रहण किया जाता है। ये मुख्य रूप से इस सूत्र का कथन हो गया, इस सूत्र का फलितार्थ कथन हो गया। आगे इसी में उखाश्रित, इसमें ङीप क्यों नहीं होता है उसके विषय में ये संक्षेप बता देता हूं, समय इसमें कम रह गया, 1 मिनट का टाइम रह गया है। धातोश्चेद उगित कार्यम तरी अंचते रेव इति नियमात् उखाश्रित इत्यादौ पर्णध्वत इत्यादौ नानेन ङीप। अर्थात उगितचाम सर्वनाम स्थान या धातो सूत्र में अचाम अर्थात अच अंचु धातु का ग्रहण किया गया, इसलिए वो एक ज्ञापन करता है, नियम बनाता है कि धातु से यदि कोई उगित कार्य करना हो, उगितचाम सूत्र से, तो धातु से कोई उगित कार्य करना हो तो केवल अंचु धातु को ही होगा, अन्य किसी धातु को नहीं होता। इसलिए ये संशु धातु और भ्रंशु धातु से ये जो उखाश्रत और पर्णध्वत ये जो बनाते हैं पुल्लिंग में, वैसा ही स्त्रीलिंग में भी बनता है। वह स्त्रीलिंग में यहाँ उगित मान करके ङीप नहीं करते। क्यों कि ये नियम बना हुआ है धातोश्चेत उगित कार्यम, धातु को यदि उगित कार्य करना है तो अंचु धातु को ही होगा, अन्य को नहीं होगा। यहाँ संशु और भ्रंशु को ये उगित कार्य ङीप नहीं होगा। अंचतेस्तु स्यादेव, अंचु धातु से तो होगा, जैसे प्राची और प्रतीची रूप बनाते हैं। प्रयपूर्वक अंचु